उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास ये एक्ट है, इसके मॉडल उपनियम है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले भी हैं। लेकिन इसे सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं देखते हैं। सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर नोएडा या लखनऊ में एक नया अपार्टमेंट बुक किया है। ब्रोशर बहुत शानदार है, सपने दिखाए जा रहे हैं। तो बस यहीं से इस कानून का रोल शुरू होता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून उस घर खरीदार को सिर्फ चार दीवारी का मालिक बनाने से आगे बढ़कर उस पूरी बिल्डिंग कम्युनिटी का एक ताकतवर हिस्सा कैसे बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्ट सिर्फ एक बिल्डर और बायर के बीच का एग्रीमेंट नहीं है। ये एक कह सकते हैं पावर शिफ्ट है। ये बिल्डर पर लगाम कसता है और ओनर्स के हाथ में मतलब कमान देता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्डर की जवाबदेही से लेकर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी AOA की ताकत तक, और सबसे जरूरी कॉमन एरियाज और जमीन पर एक ओनर का वो अधिकार जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उस ब्रोशर से बिल्डर ने स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ग्रीन एरिया मतलब सब कुछ वादा किया है। एक खरीदार कैसे भरोसा करे कि ये सब सिर्फ कागज पर नहीं रहेगा। कानून की वो पहली दीवार क्या है जो खरीदार की रक्षा करती है? कानून की पहली और सबसे मजबूत दीवार है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। एक्ट की जो धारा 4 है वो बिल्डर को मजबूर करती है कि वो खरीदार को सब कुछ लिखित में साफ साफ बताए। जमीन किसकी है, उस पर कोई लोन या कोई केस तो नहीं चल रहा, अथॉरिटीज से पास हुए नक्शे मतलब सैंक्शन प्लान्स कैसे हैं, एक एक डिटेल देनी होगी। और ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये एक कानूनी वादा है। अरे वाह, मतलब अगर बिल्डर ने ब्रोशर में स्विमिंग पूल दिखाया है तो वो बाद में ये कहकर मुकर नहीं सकता कि जगह कम पड़ गई या प्लान बदल गया। ये तो घर खरीदारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये धोखा ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। और इसी धोखे को रोकने के लिए कानून में एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान है। एक बार जब बिल्डर आपको सैंक्शन प्लान दिखा देता है तो वो आपकी प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट इंजीनियर की लिखित सहमति के बिना उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। 1 इंच का भी नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ से बालकनी छोटी कर दी या वो टावर कहीं और बना दिया। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन वादों को पक्का करने के लिए कोई दस्तावेज भी तो होता होगा। मान लीजिए कल को कोई विवाद हो तो खरीदार क्या दिखाएगा? हाँ, और उस दस्तावेज का नाम है डिक्लेरेशन। आसान भाषा में कहें तो ये उस पूरी बिल्डिंग की जन्म पत्री है। कानून कहता है कि बिल्डर को इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कुल जमीन कितनी है, कॉमन एरियाज जैसे पार्क, कॉरिडोर, लिफ्ट क्या क्या है, हर फ्लैट की कीमत क्या है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, कानून की धारा 13 के तहत इस डिक्लेरेशन की एक कॉपी आपकी सेल डीड के साथ लगाना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य। ये आपका सबूत है, आपका हक है। इससे बाद में कोई हेर फेर नहीं हो सकती। तो बिल्डर की तरफ से तो मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही की बात हो गई। लेकिन एक खरीदार के तौर पर जब चाबी हाथ में आती है तो क्या सिर्फ चार दीवारों का मालिकाना हक मिलता है या कुछ और भी? उस जमीन का क्या जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उस शानदार लॉबी और बच्चों के पार्क का क्या? यहीं पर इस कानून का दिल बसता है। इसे कहते हैं अविभाजित हित या अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने फ्लैट के मालिक नहीं हैं, आप उस पूरी जमीन, नींव, छत, गलियारों, सीढ़ियों, पार्क, पार्किंग एरिया, लिफ्ट, हर उस चीज के सह मालिक हैं, को ओनर। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक पिज्जा के 100 स्लाइस हैं और आपने एक स्लाइस खरीदा है तो आप सिर्फ उस स्लाइस के मालिक नहीं हैं, आप उस पूरे पिज्जा बेस के भी 1/100 हिस्से के मालिक हैं। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बिल्डर बाद में ये नहीं कह सकता कि ये जमीन तो मेरी है और मैं यहाँ एक और टावर बनाऊंगा। कभी नहीं कह सकता। कानून की धारा 5(3) साफ कहती है कि कॉमन एरिया में आपका जो हिस्सा है वो परमानेंट है। उसे सभी अपार्टमेंट मालिकों की लिखित सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। और ये हिस्सा आपके अपार्टमेंट से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जब आप अपना फ्लैट बेचेंगे तो ये हिस्सा अपने आप नए मालिक को ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक अटूट अधिकार है। ठीक है, तो हर ओनर का अपना व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित हो गया, लेकिन ये जो सब कुछ कॉमन है, पार्क, लिफ्ट, सिक्योरिटी, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा?
रोजमर्रा के काम कौन देखेगा? यहीं पर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या एओए की भूमिका आती होगी, है ना? हाँ, और ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। एक्ट की धारा 14 के तहत एओए का गठन करना अनिवार्य है। ये कोई शौकिया क्लब नहीं है, ये एक कानूनी इकाई है। ये बिल्डर और अपार्टमेंट मालिकों की मतलब साझा जिम्मेदारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गार्डन व्यू ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन केस में ये साफ कर दिया था कि हर अपार्टमेंट मालिक का एओए का सदस्य बनना एक कानूनी अधिकार है। मैनेजमेंट कमेटी अपनी मर्जी से किसी को मना नहीं कर सकती। लेकिन असल में होता क्या है? हमने तो अक्सर सुना है कि बिल्डर एओए बनाने में सालों लगा देते हैं ताकि मेंटेनेंस और बाकी चीजों पर उनका कंट्रोल बना रहे। इस देरी से निपटने के लिए क्या कानून में कोई डेडलाइन है? एक बहुत ही जरूरी सवाल है और कानून में इसका जवाब है। जो मूल 2010 का एक्ट था उसमें नियम था कि जैसे ही 33% फ्लैट्स बिक जाते हैं और उनका कब्जा दे दिया जाता है, एओए बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। सिर्फ 33%? हाँ, बीच में 2016 में एक संशोधन से इसे 60% करने की कोशिश हुई, लेकिन लोटस बुलेवार्ड एस्पर्सिया मामले में अदालत ने पाया कि वो संशोधन कभी ठीक से लागू ही नहीं हुआ। तो आज भी 33% का नियम ही प्रभावी है, यानी बिल्डर ज्यादा देर तक इसे टाल नहीं सकता। तो 33% ओनर्स के आते ही एओए बन गया। अब ये काम कैसे करेगा? क्या इसके भी कोई नियम है या ये मैनेजमेंट कमेटी की मनमानी पर चलेगा? नहीं नहीं, मनमानी का कोई सवाल ही नहीं उठता। कानून सरकार को मॉडल बायलॉज यानी आदर्श उपनियम बनाने की शक्ति देता है और हर एओए को अपनी पहली जनरल बॉडी मीटिंग में इन मॉडल बायलॉज को अपनाना ही होता है। अपनाना ही होता है। हाँ, ये बायलॉज एओए का संविधान है। इसमें सब कुछ लिखा है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चुनाव कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी, मेंटेनेंस कैसे तय होगा, सब कुछ नियमों के दायरे में होता है। चलिए इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पर थोड़ी और बात करते हैं। यही वो लोग हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। इनका चुनाव और कार्यकाल कैसे तय होता है? क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज में इसी को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। और यही कानून की खूबी दिखती है। मॉडल बायलॉज के मुताबिक बोर्ड में 4 से 10 सदस्य होते हैं जिन्हें सभी ओनर्स मिलकर आम सभा में चुनते हैं। लेकिन असली खेल, जैसा आपने कहा, वो कार्यकाल में है। विंसर पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मामले में अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात साफ की। कानून के हिसाब से बोर्ड एक परपेचुअल बॉडी है। एक स्थायी निकाय? स्थायी निकाय, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो कभी भंग नहीं होता? इसका मतलब है कि पूरा बोर्ड एक साथ कभी भी रिटायर नहीं होता। नियम यह है कि हर साल सिर्फ 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे सोच ये है कि सोसाइटी में एक निरंतरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक चुनाव में कोई एक गुट पूरी सत्ता पर काबिज हो जाए और सारे पुराने फैसले पलट दे। ये सत्ता के अचानक हस्तांतरण और उससे होने वाली गड़बड़ी को रोकता है और सोसाइटी में एक तरह की स्थिरता बनाए रखता है। ये तो बहुत सोचा समझा नियम है। लेकिन अगर किसी वजह से ये सालाना चुनाव समय पर ना हो तो कई बार गुटबाजी के चलते चुनाव टलते रहते हैं, तब क्या होगा? क्या बोर्ड हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा? नहीं। और यहीं पर अपार्टमेंट एक्ट और जो पुराना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अदालत ने माना है कि ये दोनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एओए का बोर्ड समय पर चुनाव कराने में फेल हो जाता है तो सोसाइटीज एक्ट की धारा 25(2) के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार को दखल देने का अधिकार है। मतलब सरकार का कोई अधिकारी? हाँ, वो आगे आकर चुनाव करवा सकते हैं ताकि सोसाइटी का काम न रुके। मतलब सिस्टम में एक सेफ्टी वॉल्व्स भी दिया गया है। तो ये पूरा सिस्टम काफी मजबूत लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। भारत में इतने सारे कानून हैं। मान लीजिए किसी और कानून में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सोसाइटीज एक्ट में, कोई ऐसी बात लिखी है जो इस अपार्टमेंट एक्ट से मेल नहीं खाती, तो किसकी चलेगी? यहीं पर इस एक्ट का, कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र सामने आता है। धारा 31 ये इस कानून को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है। ओवरराइडिंग इफेक्ट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि यह कानून अपार्टमेंट से जुड़े मामलों में बाकी सब कानूनों पर ट्रम्प कार्ड की तरह है। अगर किसी और कानून में कोई बात लिखी है जो इस एक्ट की बात से टकराती है तो हमेशा अपार्टमेंट एक्ट की ही चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स डिजाइनर इंफ्रास्ट्रक्चर केस में इसे एक संपूर्ण संहिता या कंप्लीट कोड कहा था। यानी अपार्टमेंट लिविंग के लिए आपको इससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कानून उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने 2010 में कानून आने से पहले अपना अपार्टमेंट खरीदा था? हाँ बिल्कुल, और ये उस कानून की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आनंद स्वरूप मैनी मामले में इसी पर मुहर लगाई थी। उन्होंने कहा कि एक्ट की धारा 2 की वजह से ये कानून उत्तर प्रदेश की हर उस मौजूदा इमारत पर लागू होता है जिसमें 4 या ज्यादा अपार्टमेंट हैं। एक मिनट, मतलब अगर किसी ने 2005 में फ्लैट खरीदा था, जब बिल्डर ने जमीन का कोई हिस्सा देने का वादा नहीं किया था, तो भी 2010 का कानून आने के बाद उसे जमीन में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का अधिकार अपने आप मिल गया। एकदम सही। ये कानून पूर्वव्यापी रूप से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली अधिकार देता है। इसका मकसद उन पुराने खरीदारों को भी न्याय देना था जो पहले के कमजोर कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे। तो भले ही आपकी सेल डीड में जमीन का जिक्र ना हो, इस कानून के आते ही आप अपनी बिल्डिंग की जमीन और कॉमन एरिया के सह मालिक बन गए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये कानून एक अपार्टमेंट ओनर को क्या बनाता है? संक्षेप में, ये अधिनियम एक अपार्टमेंट ओनर को एक पैसिव रेजिडेंट, मतलब सिर्फ एक निवासी होने से उठाकर एक एक्टिव स्टेक होल्डर बनाता है, एक सक्रिय हितधारक। यह आपको आपकी संपत्ति और साझा जगहों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रबंधक और नियंत्रक बनाता है। यह बिल्डर के सामने आपको एक मजबूत कानूनी ढाल देता है और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने समुदाय को चलाने के लिए एक स्पष्ट और लोकतांत्रिक ढांचा देता है। ये वाकई एक शक्तिशाली कानून है। ये लोगों के हाथों में सीधा नियंत्रण देता है। ये साफ है कि सिर्फ अपने अपार्टमेंट की चारदीवारी का मालिक होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस बड़ी संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी को समझना, उसे क्लेम करना और उसकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है। बताइए। देखिए, ये एक्ट अपार्टमेंट मालिक की परिभाषा को सिर्फ फ्लैट के रजिस्टर्ड ओनर तक सीमित नहीं रखता। वो कहता है कि अधिकारों के इस्तेमाल के लिए मालिक के परिवार वाले, जैसे पति या पत्नी, बच्चे और यहाँ तक कि वैध किराएदार, मतलब लॉफुल टेनेंट्स भी इस परिभाषा में आते हैं। किराएदार भी? हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये सामुदायिक शासन की गतिशीलता को कैसे बदलता है, खासकर उन सोसाइटीज में जहां आधे से ज्यादा लोग किराएदार हैं। जब मालिकों और उनके किराएदारों के हितों में टकराव होता है, तो एओए की बैठकों में किसकी आवाज ज्यादा मायने रखती है? क्या किराएदार को कॉमन सुविधाओं के इस्तेमाल पर जो नियम बन रहे हैं उनमें अपनी बात रखने का हक है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस कानून का असली व्यवहारिक परीक्षण, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट, आने वाले समय में होता रहेगा।